नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ थी उत्तराखंड रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम परीक्षा वाणी का रिवीजन कर रहे थे। इस सीरीज़ का आज हमारा ये 7वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो प्रीवियस पार्ट है उनको नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके उन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। सभी पार्ट्स में आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट के। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार। कहाँ स्थित है? तो देखिए, यह चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों जिलों में फैला हुआ है। मेनली यह चमोली जनपद में है, लेकिन इसका फैलाव रुद्रप्रयाग में भी स्थित है। ठीक है, तो अगर आपको दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़े तो आप चमोली को सिलेक्ट करें। ठीक है, लेकिन फैलाव अगर पूछता है तो चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों में है। इसके अगर हम स्थापना की बात करें तो केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में की जाती है और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। तो अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 957 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, कहीं पे 967 दिखाई देगा, कहीं पे 957 दिखाई देगा। आपको ऑप्शन में एग्जाम में दोनों में से एक ही दिखाई देगा और कोई सा भी आप सेलेक्ट करें, 967 हो चाहे 957, दोनों ही स्थिति में ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है मसूरी वन्यजीव विहार, जिसका कुल क्षेत्रफल केवल 10.82 वर्ग किलोमीटर है और यह आपके मसूरी में है और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। ठीक है, तो सबसे बड़े की स्थापना 1972, सबसे छोटे की स्थापना उसके 21 साल बाद 1993। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कितने संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं? तो उत्तराखंड के अंदर कुल मिला के 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें आपका आसन वेटलैंड आता है, एक आपका झिलमिल आता है और इसके अलावा पवालगढ़ और नैना देवी आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो सही आंसर है आसन वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और अभी 2020 में इसको जो रामसर साइट है वो भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसके कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 4.44 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 सिंहों का बसेरा कहाँ है? तो 12 सिंहों का बसेरा कहा जाता है जो झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व है, ये आपके हरिद्वार में है। देखिए, झिलमिल ताल अगर पूछा जाता वो चंपावत होता। मैं हर बार आपका डाउट को क्लियर करता हूँ। ठीक है, झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व ये आपके हरिद्वार में है और यह 12 सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना भी 2005 में की गई थी। नेक्स्ट है, नैनीताल में नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कब स्थापित किया गया? तो नैनीताल में स्थित है नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसके अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 111 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हमने 4 कंजर्वेशन की बात करी, एक आपका देहरादून में है, एक आपका हरिद्वार में है और बाकी के 2 आपके नैनीताल में हैं। एक तो हो गया नैना देवी हिमालयन बर्ड और इसके अलावा पवालगढ़ जो कंजर्वेशन रिजर्व है, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, ये भी आपका नैनीताल में है और इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। ठीक है, पवालगढ़ वाले की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैना देवी रिजर्व पक्षी रिजर्व में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? देखिए, अगर ओवरऑल पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में लगभग 1263 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 600 प्रजातियां आपके नैनीताल के नैना देवी पक्षी रिजर्व में पाई जाती हैं और इसकी स्थापना अभी हमने बात करी 2015 में। तो ये जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं, आप इनको नोट करते हुए जरूर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान आपके नैनीताल जनपद में है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और इसका पूरा नाम है जीबी पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान। ठीक है, किसके नाम पर है? गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर है। अगला प्रश्न है, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई? तो जो जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र है इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो पूरा फैलाव है, कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है, तो ये आपके चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ इन 3 जिलों में फैला हुआ है। कुल क्षेत्रफल इसका 5860 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है,
नेक्स्ट है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के कितने जैव क्षेत्र हैं। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राज्य के 2 जैव क्षेत्र हैं। एक है आपका नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और एक है आपकी फूलों की घाटी। देखिए दोनों की स्थापना 1982 में की जाती है, फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की। 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और इन दोनों को मिला के फूलों की घाटी को मिलाकर और कुछ एरिया पिथौरागढ़ का हो गया और बागेश्वर का होके बनाया जाता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं 1988 में, और इसे शामिल कर दिया जाता है यूनेस्को की सूची में। 2005 में अलग से फूलों की घाटी को यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में होती है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये आपके बागेश्वर और पिथौरागढ़ दोनों में फैला हुआ है, लेकिन मुख्यतः यह बागेश्वर जनपद में है। तो फैलाव दोनों में है, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए आता है तो आप बागेश्वर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बागेश्वर में है। अगला प्रश्न है 1982 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र एवं संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र ये आपके चमोली के कांचुला खर्क में है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 में राज्य में बाघों की संख्या कितनी थी। तो 2019 में बाघों की संख्या जो थी उत्तराखंड के अंदर ये थी 442 बाघ उस समय उत्तराखंड में थे। ठीक है, तो यही डाटा आपको याद करके चलना है, लेटेस्ट यही डाटा है 2019 में। ठीक है, और उस समय उत्तराखंड पूरे देश में कि अगर हम बात करें बाघों की संख्या के मामले में नंबर 3 पे आता है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर कर्नाटक में पाए जाते हैं और तीसरे नंबर पे आता है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, कितने बाघ थे, 442। नेक्स्ट है 2020 में राज्य हाथियों की संख्या कितनी है। तो राज्य में हाथियों की संख्या की अगर हम बात करें 2020 की गणना के अनुसार तो ये 2026 थे। ठीक है, 2020 में 2026 बाघ हैं। इससे पहले हाथियों की गणना 2017 में की गई, तब उत्तराखंड में जो हाथी थे ये 1939 थे। 2015 में जब की गई तो ये 1797 थे। ठीक है, उतना पुराना डाटा नहीं पूछा जाएगा, आपको लेटेस्ट ही याद करना है। अगला प्रश्न है कॉर्बेट में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि STPF का गठन कब हुआ। तो बाघों की सुरक्षा के लिए जो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई ये 2013 में बनाई गई। नेक्स्ट है देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है। देखिए सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या वाला टाइगर रिजर्व पूरे देश में हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, और अगर राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक हाथियों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो देखिए सर्वाधिक हाथियों वाला जो राष्ट्रीय उद्यान परीक्षावाणी में बताया गया है ये आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क को बताया गया है, और यहाँ पे हाथियों की संख्या 1224 बताई गई है। ठीक है, तो परीक्षावाणी के आधार पर इसका आंसर क्या सही है, कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका अब सही है। पहले राजाजी था, लेकिन अब परीक्षावाणी यहाँ पे कॉर्बेट दे रहा है, तो आपको इसी को याद करना पड़ेगा। ठीक है, परीक्षावाणी के आधार पर। अगला है प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम योजना की शुरुआत कब की गई। तो उत्तराखंड के अंदर मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम के लिए योजना 2012-13 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देहरादून के मंदराम एवं बरकोट क्षेत्र में मिलता है। तो देहरादून का जो मंदराम क्षेत्र है, बारकोट क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सा खनिज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सही आंसर है चूना पत्थर। नेक्स्ट है चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है। तो चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग आपके सीमेंट उद्योग में होता है। नेक्स्ट है संगमरमर के पर्याप्त भंडार कहाँ पर हैं। तो संगमरमर के जो पर्याप्त भंडार मिले हैं उत्तराखंड में ये आपको मसूरी के आसपास मिले हैं। ठीक है, और इसके अलावा संगमरमर आपको नैनीताल में भी देखने को मिलता है, टिहरी में भी मिलता है। ठीक है, देहरादून में तो मिलता ही है, लेकिन नैनीताल और टिहरी में भी मिलता है। अगला प्रश्न है राज्य में बेराइट्स मिलता है। तो राज्य में बेराइट्स जो खनिज है ये आपके देहरादून जनपद में मिलता है। राज्य में एस्बेस्टॉस कहाँ मिलता है। तो ये मिलता है पौड़ी और अल्मोड़ा में। राज्य में टिन कहाँ मिलता है। तो राज्य का एकमात्र जनपद जहाँ पे आपको टिन मिलता है ये है आपका टिहरी। टी से टिन और टी से टिहरी। नेक्स्ट है
राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई? तो उत्तराखंड के अंदर खनन नीति की घोषणा 4 अप्रैल 2001 में की गई थी। ठीक है। प्रदेश में नई कृषि नीति कब जारी की गई? तो उत्तराखंड के अंदर जो नई कृषि नीति जारी की गई थी ये 2011-12 में जारी की गई। अगला प्रश्न है, प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग कितने हैं? तो देखिए, प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या है उसमें कृषि से जुड़े हुए लोग हैं आपके लगभग 13%। ठीक है, 12.81% पूरी जनसंख्या के लोग आपकी कृषि से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि से जुड़े हुए लोग कितने हैं? देखिए, पूरी जनसंख्या में से तो 12% हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ वर्किंग जनसंख्या की बात करें, क्योंकि जो भी उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या है सभी के सभी लोग तो काम पे कर नहीं रहे होंगे, कुछ इसमें बुजुर्ग होंगे, कुछ बच्चे होंगे, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनकी जनसंख्या में अगर हम बात करें तो लगभग 34% जो है ये कृषि से जुड़े हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य के कुल भू क्षेत्र से पर्वतीय भाग कितना है? तो राज्य का जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें पर्वतीय भाग आपका लगभग 86% है और मैदानी भाग यहाँ पे आपका लगभग 14% है। ठीक है, 13.93% है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बालुओं से युक्त होती है? तो कंकड़ पत्थर और मोटे बालुओं से बनी होती है भाबर क्षेत्र की मृदा। ठीक है। अगला है, तराई क्षेत्र की मृदा में किन तत्वों की कमी पाई जाती है? तो तराई क्षेत्र की मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस जो तत्व होते हैं इनकी कमी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। टर्सरी प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाती है? तो टर्सरी प्रकार की मृदा आपकी शिवालिक पहाड़ियों में पाई जाती है। ठीक है, शिवालिक पहाड़ी और दून क्षेत्र दोनों जगहों पर ये पाई जाती है। ज्वालामुखी मिट्टी और क्वार्ज मिट्टी यानी कि मृदा कहाँ पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। ज्वालामुखी मिट्टी या क्वार्ज मिट्टी आपके भीमताल क्षेत्र नैनीताल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भीमताल में। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि इनको टॉपिक वाइज आप बनाएं या इनको आप रैंडमली इनको लेकर आएँ, यानी कि सीरियल वाइज ना हो, ये बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए टॉपिक वाइज के लिए हम परीक्षा वाणी को पूरा टॉपिक वाइज कवर कर चुके हैं। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन से आप उसको देख सकते हैं। और जिनको मिक्स क्वेश्चन करने हैं तो मिक्स क्वेश्चन के लिए भी हमारी इसी के साथ एक सीरीज चल रही है जिसमें हम 10 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। टोटल 500 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। और उसके अलावा एक और सीरीज हमारी पहले ही खत्म हो चुकी है जिसमें हमने उत्तराखंड के 2100 क्वेश्चंस को कवर किया था। उन सभी वीडियोस को आप ऊपर जो आपको आई बटन है वहां पे मिल जाएंगे या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिनको टॉपिक वाइज पढ़ना है उनके लिए 2 सीरीज अलग से कम चल रही है और जिनको मिक्स पढ़ना है उनके लिए अलग चल रही है। यहां पे हम वन लाइनर पढ़ रहे हैं लेकिन सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं, यही उनका भी मिक्स है। ठीक है, चलिए। और आने वाली कुछ वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं इस सीरीज़ की, क्योंकि अब यहाँ से जो उत्तराखंड का इसमें जो सबसे बड़ा चैप्टर है परीक्षा वाणी में, उत्तराखंड के पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, वो वाला पोर्शन आपका आज की वीडियो से शुरू हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक के निचले ढालों में पाई जाती है? तो शिवालिक के निचले ढालों में पाई जाती है दोमट मिट्टी। अगला है, पहाड़ी ढालों और या पहाड़ियों के किनारे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए, पहाड़ी ढालों में या पहाड़ियों के किनारे पे कौन सी मृदा पाई जाती है? सही आंसर है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है आपको सीधे पूछेगा तो पहाड़ियों के किनारे में पाई जाती है। घास के मैदानों के निचले भागों के वनों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जो घास के मैदान होते हैं, उत्तराखंड में घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है और इनके निचले भागों में जो वन होते हैं वहां पे उप पर्वतीय मृदा यहां पे देखने को मिलती है। अगला है, सिंचाई की दृष्टि से राज्य में कितने प्रकार की कृषि भूमि मिलती है? तो सिंचाई की दृष्टि से उत्तराखंड के अंदर 3 प्रकार की कृषि भूमि देखने को मिलती है, तलाव, उपराम और इजरान। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम ऊसर भूमि क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा ऊसर भूमि और सबसे कम ऊसर भूमि यानी कि बंजर भूमि कहाँ पर है? तो सही आंसर है, सबसे ज़्यादा ऊसर भूमि आपके चमोली में है और सबसे कम आपके नैनीताल में है। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम परती भूमि क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक परती भूमि आपके पौड़ी में है, सबसे कम आपके रुद्रप्रयाग में है। राज्य में सबसे सर्वाधिक और सबसे कम
चारागाह भूमि कहाँ पर है? तो चारागाह भूमि की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा ये पिथौरागढ़ जनपद में है और सबसे कम जो चारागाह भूमि है ये उधम सिंह नगर में है। उत्तराखंड के अंदर मुख्यतः यहाँ पे हमारे 13 जिले हैं। इन 13 में से 11 जिले पर्वतीय हैं, 2 जिले हमारे मैदानी हैं। मैदानी में कौन आता है? एक उधम सिंह नगर आता है, एक आपका हरिद्वार आता है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है, सबसे ज़्यादा है ये उधम सिंह नगर और सबसे कम है चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश काल में राज्य में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे? तो देखिए, आज़ादी से पहले उत्तराखंड में अंग्रेज़ों के द्वारा भूमि बंदोबस्त यहाँ पे किए गए, जिनकी संख्या थी 11। ठीक है, भूमि बंदोबस्त के ऊपर मैं आपको ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बना के दे चुका हूं, जिसमें हमने गढ़वाल और कुमाऊं सभी के जो दोनों के भूमि बंदोबस्त थे उनको देखा, उनसे जुड़े हुए तथ्यों को देखा, और इसके अलावा टिहरी रियासत के भी जो 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे उसके बारे में भी मैंने उस वीडियो में बात करी थी। तो वो वीडियो भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कब होता है? तो देखिए, ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में हुआ था और यह ई गार्डनर के नेतृत्व में हुआ था। ई गार्डनर उस समय कुमाऊं कमिश्नर था और उसी ने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त करवाया था, जो कि उत्तराखंड का भी पहला था। ठीक है, ब्रिटिश काल का। अगर हम गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त 1816 में होता है विलियम ट्रेल के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त कब हुआ? तो ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त जो था ये आपका 1863-1873 में होता है और यह 9वां भूमि बंदोबस्त था। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी के तहत भूमि को 5 वर्गों में बांट दिया जाता है और वैज्ञानिक पद्धति से किया गया ये पहला भूमि बंदोबस्त था। ठीक है, और इसी बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब होता है? तो ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त ये 1928 में होता है। यह भूमि बंदोबस्त पूरे उत्तराखंड में नहीं होता, ये भूमि बंदोबस्त केवल गढ़वाल में होता है और इबटसन के नेतृत्व में इसको किया जाता है। ठीक है, कौन करता है? इबटसन करता है और ये केवल गढ़वाल में होता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ? तो आज़ादी के बाद जो पहला भूमि बंदोबस्त होता है ये 1960-1964 में किया गया था। किस सॉफ्टवेयर द्वारा राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया है? तो जो भू अभिलेख हैं उत्तराखंड के, इनको कंप्यूटराइज्ड किया गया है देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर से। पारंपरिक स्थानीय भूमि का पैमाना क्या है? तो स्थानीय भूमि का पैमाना यानी कि जो स्थानीय भूमि है आज भी किस में मापी जाती है? इसे नाली या मुट्ठी में इसको मापा जाता है। ठीक है, 16 मुट्ठी मिलाकर 1 नाली बनती है और 2.5 नाली मिलाकर 1 बीघा बनता है। ठीक है, 2.5 नाली बराबर 1 बीघा होता है और 1 बीघा में कितनी मुट्ठी होती है? तो आप मैच कर सकते हो, 40 मुट्ठी यहाँ पे होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य के मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रफल कितना है? तो राज्य का जो मैदानी क्षेत्रफल है, मैदानी एरिया है, वहाँ पे सिंचित क्षेत्रफल कितना है और पर्वतों में कितना है? तो मैदानों में लगभग 94% जो क्षेत्रफल है वो आपका सिंचित क्षेत्रफल है और पर्वतीय क्षेत्रों में ये जो परसेंटेज है आपका मात्र 13% है। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो राज्य की सबसे पुरानी नहर है आपकी ऊपरी गंगा नहर, जिसका निर्माण 1842 से लेकर 1854 के मध्य में किया गया था। ठीक है, जो पीबी कोटले था उसके द्वारा इस नहर का निर्माण किया गया था और इसीलिए पीबी कोटले को आधुनिक भगीरथ कहा जाता है। ठीक है, और इस गंगा नहर का आधुनिकीकरण का कार्य कब शुरू हुआ था? कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, कि जो ऊपरी गंगा नहर थी इसको मॉडर्नाइज करने का जो काम शुरू हुआ वो कब होता है? ठीक है, इसका आंसर मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऊपरी गंगा नहर का जो उद्गम स्थल है ये आपके हरिद्वार के नज़दीक, यानी कि हरिद्वार से ही ये आती है और कानपुर तक ये जाती है। नेक्स्ट है, टिहरी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? तो टिहरी परियोजना का शिलान्यास ये किया गया 1972 में। 1972 में इसका शिलान्यास होता है। 1972 में ही इसे योजना आयोग से परमिशन दी जाती है, यानी कि योजना आयोग ने इस परियोजना को पारित कब कर दिया था? 1972 में। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न बने
कि टिहरी बांध का काम कब शुरू होता है, तो ये आपका 1978 में काम शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टिहरी डैम की जल धारण क्षमता कितनी है। तो टिहरी डैम की जो जल धारण क्षमता है ये आपकी लगभग 354 करोड़ घन मीटर है, ये आपको याद करना है। ठीक है, और टिहरी परियोजना से कितने लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, तो ये होती है लगभग 2.70 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए यहाँ से सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध होती है। इसके अलावा दिल्ली के लिए लगभग 300 क्यूसेक पानी, पीने का पानी यहाँ से प्राप्त होता है, जबकि यूपी के लिए यहाँ से लगभग 200 क्यूसेक पानी दिया जाता है। ठीक है, ऊपर हमने टिहरी के जल धारण क्षमता को देखा। टिहरी का जो जलाशय है वहाँ पे जो पूरा क्षेत्रफल भरा है पानी से, उस जलाशय का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 42 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इस जलाशय का स्थानीय नाम अगर हम बात करें तो सुमन सागर इसका स्थानीय नाम है। आधिकारिक नाम की बात करें तो स्वामी रामतीर्थ सागर इसका आधिकारिक नाम है। कितने का है जो जलाशय है, इसका क्षेत्रफल अगर आपको पूछा जाए यह है आपका 42 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है टिहरी परियोजना को क्या संज्ञा दी गई है। तो देखिए टिहरी परियोजना को राष्ट्र का गांव कहा जाता है। शारदा नहर का निर्माण कब होता है, तो शारदा नहर का निर्माण ये 1928 में हुआ था। इसका निर्माण कार्य अगर पूछेगा कब शुरू होता है तो ये 1920 में इसका निर्माण कार्य शुरू होता है और 1928 में जाके ये नहर तैयार होती है। ठीक है, कौन सी नदी पर है, शारदा नदी पर ही स्थित है, यानी कि काली नदी पर। अगला है हमारा नानक सागर बांध किन जिलों की सीमा पर स्थित है। तो जो नानक सागर बांध है ये आपके उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद की जो सीमा है वहां पर स्थित है। अगर नदी पूछेगा नानक सागर बांध कौन सी नदी पर है तो ये आपके नंदौर नदी पर है। जल स्तर सुधार से संबंधित योजना कौन सी है, सही आंसर है चाल खाल योजना। ठीक है, चाल खाल योजना का संबंध किससे है, तो जल संरक्षण से इसका संबंध है। ठीक है, और सबसे पहले भारत में ये जो योजना चलाई गई थी चाल खाल योजना, ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदेश में पतले छिलके के राजमे के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है आपका हर्सिल क्षेत्र जो कि आपका उत्तरकाशी में आता है। नेक्स्ट है राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक गन्ना आपके उधम सिंह नगर में होता है। दूसरे स्थान पर हरिद्वार आता है, फिर आता है देहरादून और फिर आता है नैनीताल। तो आपको सिर्फ टॉप 2 याद रखने हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। अगला प्रश्न है राज्य में सेब का पहला बागान कहाँ लगाया गया था। तो उत्तराखंड के अंदर जो पहला सेब का बागान लगाया गया ये हर्षिल में लगाया गया 1925 में। ठीक है, हर्षिल आपके उत्तरकाशी में आता है। तो अगर पूछा जाएगा कि राज्य में सर्वाधिक सेब का उत्पादन किस जगह पर होता है तो हर्षिल में होता है। जनपद पूछेगा तो उत्तरकाशी में होता है। राज्य के किन जनपदों में सेब का उत्पादन नहीं होता है। तो देखिए जो सेब का उत्पादन होता है उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड के 11 पर्वतीय जिलों में होता है। जो 2 मैदानी जिले हैं यहाँ पे सेब का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, और इन्हीं दोनों जगहों पर अखरोट का उत्पादन भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में उत्पादित सेब को अन्य राज्यों में किस नाम से बेचा जाता है। तो राज्य में जो सेब उगता है इसे अन्य राज्यों में हिमाचली सेब या उत्तराखंडी सेब बनाकर बेचा जाता है, जबकि दिल्ली में इसे न्यूजीलैंड ब्रांड से बेचा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में प्रमुख लीची उत्पादक जिला कौन सा है, यानी कि सर्वाधिक लीची का उत्पादन कौन से जनपद में होता है। तो ये आपके देहरादून में होता है। देहरादून को सरकार द्वारा लीची निर्यातक जोन भी घोषित किया जा चुका है। ठीक है, तो इसीलिए देहरादून को लीची नगर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में बागवानी उत्पादों के विपणन हेतु 2 थोक बाजार कहाँ स्थित हैं। तो विपणन यानी कि व्यापार के लिए जो बागवानी उत्पाद हैं इनके व्यापार के लिए 2 थोक बाजार बनाए गए हैं। एक आपका हरिद्वार में है, एक आपका हल्द्वानी में है। मशरूम उत्पादन हेतु प्रदेश में कुल उत्पादन इकाइयाँ कितनी हैं। तो यहाँ पर हैं कुल आपकी 328 इकाइयाँ। नेक्स्ट है राज्य में चाय की फैक्ट्रियाँ कितनी हैं। तो राज्य में चाय की कुल मिला के 5 फैक्ट्रियाँ हैं। इनमें 4 सरकारी हैं, एक आपकी निजी फैक्ट्री है। अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित है। तो जो आपका अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई है ये आपके कौसानी बागेश्वर जनपद में स्थित है। दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति किस ब्रांड नेम से की जाती है, यानी कि उत्तराखंड में जो दूध और उससे बने पदार्थ हैं इनको किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है। इन्हें आंचल ब्रांड से बेचा जाता है।
राज्य में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? तो उत्तराखंड के अंदर मिल्क पाउडर प्लांट ये आपके उधम सिंह नगर में स्थापित है। पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुई आपके रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेयरी शोध विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो डेयरी शोध विकास केंद्र ये भी आपके नैनीताल जनपद में आता है। राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके लाल कुआं नैनीताल में है, ये आपको याद करना है। लाल कुआं में ही एशिया की जो सबसे बड़ी कागज़ कंपनी है, कागज़ फैक्ट्री है, उसका भी कहाँ पर है कंपनी? वो भी आपके लाल कुआं में स्थित है। ठीक है, कागज़ उद्योग। नेक्स्ट है, अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। इसकी लोकेशन है श्यामपुर, देहरादून। नेक्स्ट है, राज्य में उत्पादित रेशम के प्रकार कौन से हैं? तो उत्तराखंड में जो रेशम के प्रकार पाए जाते हैं, मलवरी, टसर, मूंगा, एरी, ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके लिए है जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अभी आपको कमेंट करना है कि उत्तराखंड के अंदर रेशम किस राजा के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अगर आपको इसका आंसर आता है अभी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, इन दोनों का आंसर, जो दो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे। नेक्स्ट है, राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो उत्तराखंड में जो एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, ये 2004-2005 में शुरू किया गया था। अगला है, मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध है। तो मधुमक्खी पालन के लिए श्यामला ताल के नज़दीक यहाँ पर ये काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है मधुमक्खी पालन के लिए। कहाँ पर है? चंपावत में। मत्स्य नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो मत्स्य नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है और उत्तराखंड ने यह नीति 2002 में लागू की थी। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा 2001 के बाद पुनः पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। तो देखिए, राज्य सरकार ने 2001 को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया और इसके बाद 2015 को भी पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, राज्य में पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? तो उत्तराखंड में पर्यटन नीति की घोषणा 26 अप्रैल 2001 में की गई। नई पर्यटन नीति की बात करें तो यह हाल ही में आई, सितंबर 2018 में नई पर्यटन नीति की घोषणा की गई। राज्य स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो राष्ट्रीय स्तर के जो होटल मैनेजमेंट संस्थान हैं ये आपके देहरादून जनपद में स्थित हैं। पर्यटन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? तो पर्यटन में लोगों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की गई, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, और ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसकी शुरुआत 1 जून 2002 को की गई। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल मातृतीर्थ तीर्थाटन योजना चल रही है। तो ये जो योजना है यहाँ सितंबर 2014 से चल रही है। पहले इसका नाम था मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ। 2017 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, दूर दराजों के गांवों, कस्बों, शहरों के घरों में पर्यटकों को ठहराने संबंधी होम स्टे योजना चल रही है। कब से? तो होम स्टे योजना की शुरुआत आपकी फरवरी 2016 में हुई थी। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष किन स्थानों पर योग महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो योग महोत्सव आपका ऋषिकेश, हरिद्वार और जागेश्वर, इन 3 जगहों पर मनाया जाता है। ठीक है, योग नगरी ऋषिकेश को कहते हैं। राज्य में इको टूरिज्म योजना संचालित है। तो उत्तराखंड में इको टूरिज्म योजना की शुरुआत आपके 2004-05 में की गई थी। धरा इको पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो ये इको टूरिज्म योजना शुरू की गई थी 2004-05 में, इसके तहत अभी वर्तमान में 14 जो इको पार्क है उनका विकास चल रहा है, उनका कार्य प्रगति पर है, और उन्हीं में से एक इको पार्क है आपका धरा इको पार्क। तो धरा इको पार्क आपका मसूरी देहरादून में आता है, इस पॉइंट को आपको याद करना है। ठीक है, इसके अलावा मसूरी में ही एक और पार्क आता है अंबर इको पार्क, ये भी आपका मसूरी में है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद करनी है। नेक्स्ट है, राज्य में संजय वन कहाँ स्थित है? तो संजय वन भी उन्हीं इको पार्कों में से एक है जो कि 14 विकासाधीन है, और संजय वन आपका हल्द्वानी में आता है। सिमतोला इको पार्क की बात करें तो ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। राज्य में बटरफ्लाई पार्क का विकास कहाँ किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बटरफ्लाई पार्क आपके देहरादून के लच्छीवाला पार्क में बनाया गया है।
सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड स्थित है। तो ये जो संस्था है ये कहाँ पर स्थित है आपकी, ये रामनगर के नज़दीक नैनीताल में स्थित है। पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क का विकास किया जा रहा है। तो पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क ये बनाया जा रहा है सर्वे ऑफ इंडिया के परिसर में। सर्वे ऑफ इंडिया वर्तमान में देहरादून में है। इसे देहरादून में 1942 में लाया गया था, ठीक है। इससे पहले ये कोलकाता में था, 1767 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है, राज्य के चारों धाम ऊंचाई के बढ़ते क्रम में कौन से हैं, यानी कि ऊंचाई के क्रम में आपने लगाना है। सबसे पहले कम ऊंचाई पर कौन है, फिर धीरे धीरे आपने ऊंचाई बढ़ानी है। तो बढ़ते क्रम पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऊंचाई के क्रम में गंगोत्री आता है, ये सबसे नीचे है, फिर बद्रीनाथ है, फिर यमुनोत्री और सबसे ऊपर है केदारनाथ, ठीक है। तो इन चारों धामों में सबसे नीचे सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है आपका गंगोत्री, फिर है बद्रीनाथ और फिर है यमुनोत्री और सर्वाधिक ऊंचाई पर है केदारनाथ, ठीक है। हाइट वैसे इनकी पूछी नहीं जाती है। परीक्षावाणी में जो डाटा आपको दिया गया है लगभग 3000 मीटर गंगोत्री है, 3100 के करीब आपका बद्रीनाथ है और लगभग 3200 के करीब आपकी यमुनोत्री है और 3500 आपका केदारनाथ है, ठीक है, मोटा मोटा आंकड़ा। नेक्स्ट है, आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली, नरसिंह मंदिर, वासुदेव मंदिर कहाँ स्थित हैं। ये सारे मंदिर ये आपके चमोली जनपद में स्थित हैं। नेक्स्ट है, जोशीमठ से औली हेतु एशिया के सबसे बड़े रोपवे को चालू किया गया। तो सबसे बड़ा जो रोपवे शुरू किया गया ये किया गया अक्टूबर 1993 में। इसका निर्माण कार्य 1983 में शुरू किया गया और अक्टूबर 1993 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था, ठीक है। अब हमारे जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन पूछे उनका आंसर आप मैच ज़रूर करें और अगर आपको आंसर पहले से आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था जो ऊपरी गंगा नहर थी उसके आधुनिकीकरण का कार्य कब शुरू हुआ, तो उसका सही आंसर है 1983 में, ठीक है। आधुनिकीकरण का कार्य 1983 में शुरू हुआ। दूसरा प्रश्न मैंने आपको पूछा था कि कुमाऊं के अंदर या उत्तराखंड के अंदर रेशम का उत्पादन किस राजा ने शुरू करवाया था, तो सही आंसर है चंद्रवंश का जो चौथा राजा था इंद्रचंद के द्वारा उत्तराखंड में यानी कि कुमाऊं के अंदर सबसे पहले कुमाऊं में ही रेशम के कारखाने लगे थे, ठीक है। तो किसने शुरू कराया था, चंद्रवंश के चौथे राजा इंद्रचंद ने कुमाऊं में रेशम के कारखाने लगवाए थे, ठीक है। तो पहले का आंसर है 1983, दूसरे प्रश्न का आंसर है इंद्रचंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोशीमठ से औली की सड़क मार्ग और रोपवे की दूरी कितनी है। तो देखिए अगर आप जोशीमठ से औली जाते हैं सड़क मार्ग से तो आपको पड़ेगा 15 किलोमीटर और अगर आप रोपवे यानी कि रज्जू मार्ग से जाते हैं तो आपको पड़ेगा लगभग यहाँ पे 4.15 किलोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, औली में शीतकालीन खेलों हेतु ढाल युक्त मैदान का आकार क्या है, तो ये आकार है आपका 5x10 किलोमीटर के आकार का है, ठीक है। औली में प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव का आयोजन कब से किया जाता है, तो औली में हर साल स्कीइंग महोत्सव का आयोजन होता है और इसकी शुरुआत 1987 में की गई थी। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, अंजनी माता मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए अंजनी माता जो कि हनुमान जी की माता हैं, इनका मंदिर आपके औली में स्थित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज का आज हमारा ये पार्ट 7 था। 700 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं और आने वाला वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अब हम यहाँ से जो पर्यटन वाले क्षेत्र हैं जो एंड की ओर है परीक्षावाणी, वहाँ के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वहाँ पे हम एंटर कर चुके हैं। जो उत्तराखंड के पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। अब आने वाले वीडियोज़ में आपको वही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।